हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा ये जो वीडियो है यह बिहार बोर्ड के किसी भी अपडेट से रिलेटेड नहीं है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा में कमजोर छात्र अच्छा अंक कैसे लाएं। अब ये आप हम कौन है कि हम बता दें आप अच्छा अंक लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो हम बिहार बोर्ड का वह ए टू जेड टॉपिक बताएंगे, ए टू जेड सिलेबस बताएंगे, ए टू जेड पैटर्न बताएंगे। जिस तरह से बिहार बोर्ड प्रश्न देता है, जिस तरह के प्रश्न बिहार बोर्ड में आते परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प पहुंचाने का बहुत ही मदद करते हैं आपको एग्जाम में। तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले प्राप्त होता है। तथा ये इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना समय गए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जाम में आपको जाने से पहले आपको समझना होगा आपका एग्जाम का पैटर्न। मतलब कि आप किसी भी खेल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको उस खेल का रूल मालूम करना होगा कि वह खेल किस तरह से खेला जाता है। क्या गलती करेंगे कि हम इस खेल में आउट हो जाएंगे और क्या करेंगे कि हम इस खेल में विजेता घोषित हो जाएंगे। तो इसमें हमको सबसे पहले हम लोग को एग्जाम का पैटर्न मालूम करना होगा कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं इत्यादि। तो चलिए सबसे पहले हम आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं जो कि प्रत्येक साल वही रहता है। इस साल भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको हम बता देते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आपका सबसे पहला नंबर पे आता है एमसीक्यू। अब ये एमसीक्यू का क्या मतलब होता है? तो एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब कि आपका जो एक नंबर ये प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको ही कहते हैं हम एमसीक्यू। तो यह कितना नंबर का होता है आपका बोर्ड में? तो यह कुल 230 मार्क का होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सारे विषयों की, तो सारे विषयों में टोटल यह 230 मार्क का होता है। ठीक है। फिर आपका सब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है, इस सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या क्या आएंगे? तो लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निबंध पत्र इत्यादि आपके आ जाएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न में। तो यह भी आपका 230 मार्क का आता है जितना आपका एमसीक्यू रहता है। ठीक। तो इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो आपको प्राप्त होते हैं 460 नंबर। बचा अंतिम के 40 नंबर। तो वह 40 नंबर आपको प्रैक्टिकल से प्राप्त होता है जो कि दो विषयों का कक्षा 10वीं में दो विषयों का प्रैक्टिकल होता है। एक होता है साइंस का और दूसरा होता है सोशल साइंस का। तो इन दोनों में 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अर्थात आपका बिहार बोर्ड में 40 मार्क का होता है प्रैक्टिकल। ठीक। तो पहले तो आप यह एग्जाम का पैटर्न जान गए कि आपको कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे। एमसीक्यू आपको 230 मार्क के, सब्जेक्टिव 230 मार्क के तथा प्रैक्टिकल 40 मार्क के। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इससे पहले हमने सारे विषयों का जाना था कि सारे विषयों में कितने कितने प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब हम बारी बारी से प्रत्येक विषयों को जानेंगे। आपके जो 5 विषय हैं उन पांचों विषयों को जानेंगे। क्योंकि हम यहाँ 5 विषय की बात इसलिए करेंगे क्योंकि इंग्लिश को बिहार बोर्ड मान्यता नहीं दिया है। इंग्लिश का नंबर आपका फाइनल में नहीं जोड़ाता है। आपको केवल 5 विषयों के नंबर जोड़ाते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस तथा हिंदी और संस्कृत। ठीक। तो इन्हीं 5 विषयों को 100 नंबर मिला करके आपको कुल 500 अंक प्राप्त होते हैं। आपको इंग्लिश का नंबर नहीं प्राप्त होता है, यह आप याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ये भूल में रहते हैं कि इंग्लिश हम कुछ तैयारी नहीं की हम फेल हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो उनको हम बता दें कि इंग्लिश का नंबर आपको नहीं जुड़ाता एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए अब हम बारी बारी पांचों विषयों को जानते हैं। तो सबसे हम सर्वश्रेष्ठ विषय मैथ का जानेंगे जो कि बिहार बोर्ड तथा कोई भी बोर्ड का सबसे टफ विषय है। तो इसमें एमसीक्यू है 50 नंबर का। अर्थात आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह 50 नंबर के होते हैं। यहाँ पे आपके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे
जिसमें से 50 का जवाब देना रहता है। प्रत्येक के लिए आपको 1 नंग प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न से आपको 30 अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आपको कुल 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 15 का आपको जवाब देना रहेगा लघु उत्तरीय में, और प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक प्राप्त होते हैं लघु में। ठीक है। फिर आपका तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर पे आपका मैथ में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आपको कुल 20 अंक प्राप्त होते हैं। इस 20 अंक में आपका कुल कितना प्रश्न दिया जाएगा दीर्घ उत्तरीय में, तो दीर्घ उत्तरीय में कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 4 का जवाब देना आपको प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है। तो यह था आपका मैथ का पैटर्न किस तरह से रहता है। अब हम बात करते हैं साइंस के पैटर्न की। तो साइंस में एमसीक्यू जो रहता है वह रहता है आपका 40 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 80 कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं आपके साइंस में, जिसमें से 40 का आपको जवाब देना रहता है। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। और इसी प्रकार से एमसीक्यू आपका सोशल साइंस में पूछा जाता है। ठीक। फिर जो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ से आपको 24 अंक प्राप्त होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 24 अंक कुल प्राप्त होंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 16 अंक प्राप्त होंगे। सेम जिस तरह साइंस का आपका रहेगा पैटर्न, उसी तरह से सोशल साइंस का भी आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है। और आपको बता दें कि यह जो साइंस और सोशल साइंस है, इसमें प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए आपका जो लिखित परीक्षा रहता है वह 80 नंबर का ही होता है। बाकी 20 नंबर जो आपके हैं 20-20 नंबर वह प्रैक्टिकल से प्राप्त होते हैं। ठीक। फिर हम चलते हैं अन्य विषयों के पैटर्न की ओर। तो उन तीनों विषयों के बाद अब आपका बचता है राष्ट्रीय भाषा, अर्थात हिंदी, उर्दू, मैथिली, तथा सेकेंड राष्ट्रीय भाषा संस्कृत। ठीक है। तो हिंदी का पैटर्न सबसे पहले हम जान लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर प्राप्त होते हैं ऑब्जेक्टिव से। इसमें आपको 100 दिए जाएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी आपको 100, जिसमें से 50 का जवाब देना है। प्रत्येक के लिए 1 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर 20 अंक का आपका रहता है गद्यांश, 10 अंक का निबंध, 5 अंक का पत्र, लघु 10 नंबर का, और दीर्घ 5 नंबर का। ठीक है। यदि आपको गद्यांश, निबंध, पत्र इन तीनों में से कुछ भी चीज लिखने नहीं आता है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम तीनों पे पर्सनल वीडियो बना के डाल देंगे, चाहे वह हिंदी हो या संस्कृत। ठीक है। तो यह था हिंदी का पैटर्न आपका। अब हिंदी के पैटर्न के बाद हम बात करते हैं संस्कृत के पैटर्न की। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम 50 अंक का होता है। गद्यांश इसमें 13 नंबर का रहता है। अनुच्छेद इसमें 7 नंबर का रहता है। पत्र लेखन 8 नंबर का, अनुवाद 6 नंबर का, और लघु उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर का। ठीक है। तो यदि आपको संस्कृत में भी गद्यांश, अनुच्छेद, पत्र लेखन, अनुवाद इत्यादि नहीं आते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर पर्सनल वीडियो बना देंगे। तो यह तो था इन सभी विषयों का पैटर्न, किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे बात करेंगे कि आप इन सभी विषयों में क्या क्या पढ़ेंगे। आपकी आपका जो आपको फर्स्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि हम जो जो चीज़ बता रहे हैं, यदि आप उस चीज़ पर अमल हो गए, तो आपको फर्स्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर यही सेम टू सेम रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें भी बात करेंगे मैथ की। मैथ विषय में तो इसमें कुल आपको कितना 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, मेन जो 3 है। इसमें सबसे पहला नंबर पे आता है फार्मूला। यदि आपको अपने किताब का हर एक फार्मूला मालूम है, तो आप कम से कम आपका आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तथा 3 से 4 थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आप आराम से बना लेंगे। तो आपका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको मैथ में यह बहुत ही अहम रहेगा। ठीक है। फिर दीर्घ में रचना व ग्राफ। रचना व ग्राफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इस या दीर्घ में अवश्य पूछा जाता है 5 नंबर का रचना और 5 नंबर का ग्राफ। यदि आप इन दोनों को तैयारी कर लेते हैं, तो आपको 10 नंबर पक्का आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो रचना और ग्राफ आपका बहुत ही अहम होता है। बात रही इन रचना और ग्राफ की, तो हमने रचना और ग्राफ बनाना सिखा दिया है। यदि हमारे चैनल पे आप हमारे चैनल पे जाके मैथ वाला प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। ठीक है। फिर आपका जो तीसरा मेन होता है वह इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर। मतलब एक कुछ ऐसे चैप्टर हैं बिहार बोर्ड में जो कि बहुत ही अहम चैप्टर है, उससे इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप सोचिएगा मत।
तो उस पे हम अलग से वीडियो बता देंगे। वैसे हम आपको मूल रूप से बता दें तो आपका जो अध्याय 8 है ट्रिगोनोमेट्री, वह बहुत ही अहम चैप्टर है, क्योंकि इस केवल मात्र एक चैप्टर से आपका बिहार बोर्ड कम से कम 40 ज्यादा से ज्यादा अंक पूछ सकता है। 40 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है केवल एक चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तो ट्राइगोनोमेट्री। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चैप्टर को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और बात रही अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर की, तो वह हम आपको अन्य वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आपको मैथ में मूल रूप से 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहला फॉर्मूला, दूसरा दीर्घ में रचना व ग्राफ, और तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कौन है? तो चैप्टर नंबर 8 है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नाम है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो यह बात रहा आपका मैथ का। अब हम चलते हैं अन्य विषय की ओर। फिर हम बात करते हैं आपका क्या? तो साइंस तथा सोशल साइंस की। इसमें भी आपको मुख्य रूप से 3 चीजों पे ध्यान देना है अहम। इसमें सबसे पहला नंबर पे आता है आपका फैक्ट। यह फैक्ट क्या है? तो फैक्ट किसी भी विषय, किसी भी आपका जो चैप्टर होगा, उसके चैप्टर के बाद में आपको साइड में तथ्य दिए रहेंगे। जिस तरह जैसे उत्तल लेंस को साइड लेंस कहते हैं, लेंस की थी, लेंस को डायोप्टर में मापते हैं, वरना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है। यह सब जो तथ्य आपको अंतिम में, आप कोई भी चैप्टर देखिएगा तो उस चैप्टर के अंत में आपको लिखे रहेंगे महत्वपूर्ण तथ्य या तथ्य लिखे रहेंगे, जिस पे आपको ध्यान देना है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। फिर दूसरा नंबर पे होता है लघु परिभाषा, मतलब लघुतरीय प्रश्नों की परिभाषा आप याद रखिएगा। यह बहुत ही अहम होता है, क्योंकि तीन सभी में लघुतरीय प्रश्नों में परिभाषा बहुत पूछी जाती है। जैसे उत्तल लेंस की परिभाषा दें, वरना दर्पण की परिभाषा दें, वरना खूनी रविवार क्या है, यह सब चीज आपको याद रखना है। यह भी बहुत पूछा जाता है। और इसमें भी आपको इम्पोर्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद रखना है। इसको भी हम बता देंगे आपको, इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन आंसर है वह, ठीक है। तो आपको सोशल साइंस और साइंस में क्या याद रखना है? तो फैक्ट्स, लघु का परिभाषा और इम्पोर्टेंट चैप्टर। और साइंस और सोशल साइंस में वैसे भी आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। वह बात अलग है कि 20 नंबर आपको प्राप्त नहीं होगा प्रैक्टिकल में, कोई भी शिक्षक 20 नंबर नहीं देता है, परंतु आपको 18 या 19 नंबर प्रैक्टिकल से ही प्राप्त होता है, आपके प्रैक्टिकल के ही कॉपी से। और यदि आपको प्रैक्टिकल का कॉपी बनाने नहीं आता है तो हमारे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं अन्य विषय। फिर आपका जो विषय है वह है हिंदी, मातृभाषा आपका है। तो इसमें आपको कुल 4 तथ्यों को ध्यान देना है, 4 ठे चीज को ध्यान देना है। सबसे पहला नंबर पे आता है गद्यांश। क्योंकि गद्यांश आपको एग्जाम में कुल 20 अंक के पूछे जाते हैं। गद्यांश बहुत ही आसान चीज रहता है। यह हिंदी का बहुत ही मूल जड़ रहता है आपको अच्छा अंक लाने के लिए, क्योंकि गद्यांश में आपको ऊपर लिखा रहेगा, उसमें से आपको उत्तर ढूंढ के देना रहता है केवल। तो यह 20 नंबर का आपको पूछा जाता है। फिर आता है आपका निबंध। यह 10 नंबर का आपका पूछा जाता है। निबंध आपको कुछ भी चीज पे दे सकता है, जैसे होली पे निबंध दे देगा, होली वन, हाँ हम आपको निबंध करवा देंगे। फिर पत्र 5 नंबर का पूछा जाता है, पत्र भी करवा देंगे। और प्रश्न उत्तर 10 नंबर का। यह चारों चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि इन चारों चीज पे यदि आप ध्यान लेंगे तो इन्हीं चारों चीज से आपको 45 अंक प्राप्त हो जाएंगे आराम से। तो इस चारों चीज सबसे आसान है गद्यांश, फिर है निबंध, फिर है पत्र, फिर है प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो इन चारों चीज को आपको अहम ध्यान देना है। और बात रही इन सारी चीजों की, तो हम निबंध, पत्र, गद्यांश इत्यादि आपको करवा देंगे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यह रहा हिंदी के 4 तथ्य। फिर हम चलते हैं आगे। आगे है आपका संस्कृत, सेकेंड हिंदी लैंग्वेज, सेकेंड इंडियन लैंग्वेज। इसमें भी आपको कुल हिंदी की तरह 4 तथ्य रहेंगे। इसमें सबसे पहला रहेगा आपका गद्यांश। तो गद्यांश इसमें 13 नंबर के पूछे जाते हैं, हिंदी में 20 नंबर के और इसमें 13 नंबर के। फिर अनुच्छेद आपको 7 नंबर के पूछे जाते हैं, मतलब किसी भी चीज पे अनुच्छेद लिखे, जैसे हिमालय पे, गंगा पे। फिर आपको दे दिया जाएगा अनुवाद 5 नंबर का। अनुवाद का मतलब हो जाएगा आपको
ट्रांसलेशन करना होगा, हिंदी तो संस्कृत वरना संस्कृत तो हिंदी, और अंत में रहेंगे आपको प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर काफी आसान रहता है, भले यह सब्जेक्ट संस्कृत है परंतु इसमें प्रश्न उत्तर आपको हिंदी में पूछा जाता है और हिंदी में ही उसका उत्तर लिखना रहता है। तो यदि प्रश्न उत्तर तो मानते हैं आप बना लीजिएगा, गद्यांश भी आप बना लीजिएगा, और बात रही अनुच्छेद और अनुवाद की तो इस पे हम वीडियो बना देंगे, आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपको संस्कृत पे इन चारों चीजों पे विशेष ध्यान देना है आपको फर्स्ट अंक लाने के लिए। सभी विषयों में इतना कार्य करने के बाद फिर आपको अंत में क्या करना है, क्वेश्चन, कोई भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर आपको खरीद लेना है। किस लिए खरीदना है, तो प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक में, मॉडल पेपर में आपको उस तरह का मॉडल पेपर में रहता है कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, आपका एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आ सकता है, और क्वेश्चन बैंक में रहता है कि आपका कौन सा प्रश्न आया गया है पिछली सालों में। ठीक, तो प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर, आप दोनों का जरूरत नहीं है, किसी एक चीज को आप खरीद के और केवल सॉल्व करते रहिए, इतना चीज कर लीजिएगा। तो अंत में आपको अन्य दो तथ्य पर ध्यान देना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राइटिंग, राइटिंग आपको बहुत सुधार के रखना है ताकि टीचर आपकी ओर आकर्षित हो आपके राइटिंग से, क्योंकि और घर में आप इतना लिखने का प्रैक्टिस करिए क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना है, बोलना नहीं है, तो लिखने का प्रैक्टिस बहुत करिए, राइटिंग बहुत सुंदर चाहिए। और दूसरा नंबर पर आता है ऑब्जेक्टिव। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव एक मुख्य हथियार का काम करता है बिहार बोर्ड के जंग में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो ऑब्जेक्टिव के ही भरोसे एग्जाम में पास हो पाते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा की कोई भी सब्जेक्ट में आधा नंबर उसके ऑब्जेक्टिव से प्राप्त हो जाता है। 100 नंबर का रहता है एक विषय तो 50 नंबर केवल ऑब्जेक्टिव रहता है, केवल आपको टिक मार के ही आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव और राइटिंग पे आपको विशेष ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव बहुत मारते रहिए और गोला को ढंग से बढ़िएगा। हम आपको ओएमआर भी भरना सिखा दिए हैं, किस तरह से बिहार बोर्ड का ओएमआर आता है और किस तरह से भरना चाहिए, तो वह भी आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल को विजिट करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे मुख्य चीज मिलेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आज की इस वाली वीडियो में हम कोशिश किए हैं आपको आपके एग्जाम में अच्छा अंक किस तरह से आप लाएं इसे बताने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा तथ्य समझ में नहीं आया और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, निबंध पे वीडियो चाहिए, अनुच्छेद पे लिखे चाहिए, अनुवाद पे वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ पे चाहिए वीडियो। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए